भारतीय न्यायपालिका लगातार इन दिनों सवालों के दायरे में है। पहले उन्होंने राहुल गांधी को जो नसीहत दी, उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरीके से भड़क गई थी। ये मामला पूरी तरीके से अभी तक शांत नहीं हुआ था कि एक और मामला बीजेपी की तरफ से सामने आ गया। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता आरती अरुण साठे का मामला सामने आया है। दरअसल उनको सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है और इसी के बाद से एक गंभीर मुद्दा पूरी तरफ फैल गया है। अब मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि आखिर कोई पार्टी से जुड़ी हुई महिला को जज के तौर पर कैसे नियुक्त किया जा सकता है और इसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा हो गया है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ यंग भारत न्यूज के डिजिटल एडिटर शैलेंद्र गौतम जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि क्या विवाद का कारण सिर्फ यही है कि आरती अरुण साठे जो हैं वो पहले बीजेपी से जुड़ी रही हैं और अब वो जज के तौर पर नियुक्त नहीं हो सकती हैं? विवाद का बड़ा कारण है क्योंकि वो बीजेपी लीगल सेल की हेड थी महाराष्ट्र की और बीजेपी के एक्टिव नेता भी रही है वो। उन्होंने 2024 में जनवरी 2024 में रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ, तो इट मीन्स उनको पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसके लिए तैयार थी वो। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ये चीज़ देखी कि नहीं देखी कि वो बीजेपी लीगल सेल की हेड थी, उनका जज बनना फिर ये असर डालेगा एक माहौल के ऊपर भी, कोर्ट के काम के ऊपर भी। तो ये विवादित फैसला है, ये पूरी तरह से विवादित है। अच्छा, क्या पैमाना होना चाहिए एक जज की नियुक्ति को लेकर? कैसे लोग होने चाहिए अगर उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है तो? जज की नियुक्ति का एक जो पैटर्न बनाया गया था, पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविज़न दिया था, जो उनका सेक्शन था 217 उसमें हाई कोर्ट के लिए था, 124 में सुप्रीम कोर्ट के लिए था। तो ये उस समय मतलब 1993 तक ये काम करते थे सरकार, राष्ट्रपति सिंबॉलिक थे इसमें, सरकार फैसला करती थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनेगा या सीजीआई अपॉइंट कैसे होना है, हाई कोर्ट के जजेस कैसे बनेंगे। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि हमारा जो भाग्य है वो सरकार क्यों तय करे, तो उन्होंने एक सेकंड जजेस एक्ट, ये एक डिसीज़न आया था। इसमें क्या था कि कॉलेजियम आ गया। कॉलेजियम क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का एक पैनल होता है, इसका सीजीआई हेड होता है। सीजीआई के अलावा 4 जजेस और होते हैं। तो वो अपनी मेरिट जो भी उनका पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर वो जजेस का नाम रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, फिर सरकार उनको अपनी मंजूरी देती है। उसके बाद ये शुरू होता है। अब इसमें एक पेज फंसा 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने NJSE एक्ट, नेशनल जुडिशियल, इस तरह से करके इन्होंने अपॉइंटमेंट कमीशन एक एक्ट बना दिया। इसमें क्या था कि ये जजेस की जो जितना भी अपॉइंटमेंट्स थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो सरकार के पास चले गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी ख़त्म हो गई, कॉलेजियम गायब हो गया। तो 14 में ये एक्ट बना, पार्लियामेंट से पास हो गया क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी थी। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने केस को लिस्ट कराया अपने पास में और इसकी सुनवाई करके एक फैसला दिया कि NJSE एक्ट जो है वो गलत था, कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, संवैधानिक नियमों की पालना नहीं करता है, इसको खारिज कर दिया। उसके बाद से कॉलेजियम ही इनकी भर्ती करता आ रहा है। अब कॉलेजियम में कई बार सवाल उठे हैं, बट अभी तक तो यही चलन में रहा है कि कॉलेजियम ही जजेस के नाम तय करेगा, उनको सरकार को भेजेगा। तो अब क्या ये केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी अब बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है? नहीं, राज्य सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति से। तो इनके नाम पर मुहर लगने की अभी सिफारिश की गई है, मुहर लगने के कितने चांसेस है, क्योंकि दोनों तरफ सरकार तो बीजेपी की है? चांसेस पूरे हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में बैठी हुई है, उसने ही अप्रूव करना है कानून मंत्री को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर सिफारिश कर दी है तो वहाँ जाएगी, वहाँ से अप्रूव हो जाएगी। हालांकि कॉलेजियम की सिफारिशें ये 100% नहीं मानते कभी। बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनको रिकमेंड किया गया था सरकार के पास, सरकार ने पिक एंड चूज़ किया, उसमें कुछ नाम ड्रॉप कर दिए, कुछ को आगे भेज दिया जज बनने वाले। तो इनका नाम मंजूर हो जाएगा क्योंकि बीजेपी की लीगल सेल की हेड रही है
और सबसे बड़ी चीज़ ये सरकार को भी अपने आदमी चाहिए जुडिशरी में। अच्छा, जब सरकार चाहती है कि हमारे आदमी जुडिशरी में हो, लेकिन जब सरकार का कोई आदमी जुडिशरी में होगा तो जुडिशरी पर किस तरह का और कैसा प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है, असर क्या होगा? क्योंकि विरोध तो यही है कि कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इसमें ना हो, जज के पद पे ना हो। नहीं, जजेस जो बनते हैं ना, देखिए मोनोपोली है इसमें। है क्या कि जो इससे पिछले से सीजीआई थे संजीव खन्ना, उनके चाचा एचएम खन्ना सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज थे, सीजीआई बनने वाले थे बट नहीं बने वो। और चंद्रचूड़ थे, डीवाई चंद्रचूड़, इनके फादर थे, वो सीजीआई रह चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में एक मोनोपोली कायम हो गई है कि जज का बेटा जज। अब इसमें होता क्या है कि सरकार अपने हिसाब से, सरकार तो सरकार है, सरकार को जुडिशरी अपने आदमी चाहिए, तो सरकार अपने लोगों को वहाँ सेट करने के लिए काम करती है। ये काम यहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, अब बीजेपी ज़्यादा कर रही है। तो उसमें, उस प्रोसेस में अगर हम देखें तो ये फैसला गलत है, लेकिन ऐसा नहीं ये फैसला पहली बार गलत हुआ है, पहले भी हुआ है। अच्छा, इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा? बीजेपी को, जैसे कल का केस था कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कल को क्या होता है, जैसे एक उदाहरण है 1975 का वाकया है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, राजनारायण खिलाफ थे उनके। तो राजनारायण ने चुनाव को चैलेंज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब उसकी सुनवाई चली, इसमें जून 1975 12 जून को, तो जगमोहन सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, उनकी कोर्ट में एक केस गया, उन्होंने सुनवाई करी, उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को गलत कर दिया, उन पर 6 साल के लिए बैन लगा दिया। तो फैसला ये हाई कोर्ट का था, आगे जाके सुप्रीम कोर्ट से खारिज भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया। लेकिन उस टाइम इस फैसले का जो असर था, उस फैसले के असर के चलते ही 10-12 दिन बाद इसकी इमरजेंसी लग गई थी इसमें, कि इंदिरा गांधी को लगा कि कोर्ट ने जो किया है वो उनके लिए ठीक नहीं है। तो एक हाई कोर्ट के जज कितना असर कर सकता है, ये 1975 में दिखाई पड़ा था। जी, तो आने वाले समय में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इसलिए और इन्हीं का नाम क्यों, कोई और बीजेपी की तरफ से कोई और नाम नहीं हो सकता था? नहीं, अब उसमें होता ऐसा है ना कि सरकार ने किसी को अपॉइंट कराया, अब वो आदमी आगे जाके फिर इफ एंड बट्स में पड़ जाता है। वो, उसको ये लगता है कि उसने नौकरी अपनी, उसकी नौकरी चल रही है। कई सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, सरकार के सारे काम नहीं करते, वो वही काम करते हैं जो टेक्निकली ठीक हो। अगर तकनीकी रूप से कोई काम गलत हुआ, बाद में इंक्वायरीज होंगी, फिर जेल जाएंगे। तो जुडिशरी में भी यही है कि जजेस एक बार भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद में उनकी अपनी प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि मैंने ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह का है कि बीजेपी आईटी सेल का है, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, अगर वो जज बन जाता है तो उसके अंदर चेंजेस आने उतने ईजी नहीं है। वो सीट पे बैठेगा, समझेगा, उसके बाद में अपनी चीज़ें जब तय करेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है कि वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कल को मान लीजिए कोई केस आ गया, महाराष्ट्र सरकार को लेकर केस आ गया, या डीजीपी को लेकर कोई केस आ गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम अभी इसको मतलब ये अनुमान लगा नहीं सकते हैं कल कौन सा केस आएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आ गया और जो ये जज बनने जा रही हैं और इनकी कोर्ट में, इनकी बेंच में केस पड़ गया, इन्होंने कोई फैसला दे दिया, तो उसके लंबे असर दिखाई पड़ेगा उसका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब देखने वाली बात होगी कि जो सिफारिश आरती अरुण के नाम की गई है उसे स्वीकार किया जाता है या नहीं। इसी तरह की और भी बाकी चर्चाओं और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यंग भारत न्यूज़।